यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरी। भाई ठंड इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। गुड़गांव का टेम्परेचर पहुंच चुका है 0.6 डिग्री के आसपास। मैं जहां पर हूं वहां का है 3.3 डिग्री के आसपास। और पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन में यही हाल देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कि इस बार जो ठंड है मुझे लगता है कि बीते हुए तमाम प्रकार के जो रिकॉर्ड हैं ये इसने तोड़ दिए हैं। टॉपिक पर आते हैं कि ये है आज का द हिंदू का सेशन। डेट हो चुके हैं 14 ऑफ जनवरी 2025 यानी कि 14 जनवरी 2025। साल कैसे शुरू हुआ और कैसे 14 दिन बीत गए हैं और किस प्रकार से मकर संक्रांति आ गई, ये अभी तक समझना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ऑफ कि टाइम बहुत ही ज़्यादा तेजी से बीत रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। यानी कि यदि आपने अपने गोल और ड्रीम्स के लिए आज वर्क करना चालू नहीं किया तो हो सकता है कि आपका ड्रीम ड्रीम ही बनकर रह जाए। इसके लिए आवश्यक होता है कि आज से ही उसके लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, किन किन चीज़ों का और कार्यों का क्रियान्वयन करना है, वो आज ही से आप स्टार्ट करें। सबसे पहले एक डाउट आ रहा है स्टूडेंट का कि सर फॉर्म फिलिंग की क्या जो डेट है या फिर जो एग्ज़ाम है, बेसिकली जो एग्ज़ाम है ये डिले होगा, यानी कि जो डेट है वो पोस्टपोन्ड होगी क्या एग्ज़ाम की। तो मैं बता दूं कि डेट पोस्टपोन्ड नहीं होने वाली है। फॉर्म फिलिंग में डिले हो रहा है, नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एग्ज़ाम डेट डिले हो जाएगी। आप अपनी प्रिपरेशन जैसे कर रहे थे उसी मैनर में करते जाएं, यानी कि बिल्कुल शार्प करें अपनी प्रिपरेशन को। फॉर्म फिलिंग की डेट भले ही थोड़ी आगे पीछे हो सकती है बट आपको देना तो है ही। एग्जाम डेट भी यदि मान लीजिए आगे पीछे हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपनी जो एग्जाम डेट है उसको 24 ऑफ मई ही मानकर चलें। हाँ, पहले हो गई तो उसको पहले मान लें, बट यदि बाद में चली जाती है कि भाई वो जून में शिफ्ट हो जाती है या 3-4 दिन आगे पीछे हो जाती है तो उसको आप कंसीडर ना करें, उसको आप 24 ऑफ मई ही मानकर चलें। उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करें। यदि मान लीजिए एग्जाम डेट इस साइड आ जाती है, थोड़ा पहले आ जाती है, तो फिर अपनी जो प्रिपरेशन है इसको आपको इंटेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझिए। यानी कि जिस प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे थे उसी प्रकार से प्रिपरेशन करो। ये नोटिफिकेशन आने में प्रॉब्लम हो रही है, नोटिफिकेशन आने में डिले हो रहा है। अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है कि भाई एग्जाम डेट डिले होगी। बात समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल के 3% जो दिन हैं ये आपके निकल चुके हैं। 3% दिन का निकल जाना मतलब कि हमको इसके बारे में पता भी नहीं चला कि ये कितनी ज़्यादा तेजी से निकले। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने गोल, अपने अचीव, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उन गोल्स के लिए, उन पैशन के लिए, उस ड्रीम के लिए आज से अभी से वर्क करना चालू करें। ठंड है, जाड़ा है, बरसात है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, ये सब जो बेसिकली बहानेबाजी है इसको आप साइड में रखें। ठंड पता है कि बहुत ज़्यादा है, पता है कि भाई मौसम अभी बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया है कि कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है, ऐसा लगता है कि रजाई में हम दबे रहें, ब्लैंकेट ओढ़ कर लेटे रहें तो उसमें ज़्यादा आनंद आता है, खाना खाएं और सो जाएं। बट याद रखिएगा कि हम उम्र के लिए, यानी कि जो आपकी एज है, जो मेरी एज है, इसमें हम ये नहीं कर सकते। और खासकर 21 से लेकर 30 साल की जो उम्र है ये इंटेंस मेहनत वाली होती है। यानी कि आपको अपने मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना है, अपने फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना है, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को बनाने पर भी ध्यान देना है कि किस प्रकार से आप आगे आने वाले समय में सर्वाइव कर पाएंगे। उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपका आज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए देखिएगा कि आज का यह है द हिंदू का सेशन। और यदि आज के सेशन में हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इलेक्शन कमीशन, यानी कि आपने एसआईआर के बारे में तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक क्विक रिवीजन मैं कराऊंगा। और साथ में अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। ईआरओ यहां पर एक डिस्कस का नया पार्ट आया है, यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, इसका क्यों जिक्र हो रहा है इसके बारे में हम देखेंगे। और अभी वर्तमान में जो जस्टिस जयमाला बख्शी हैं, इन्होंने क्या डिसीजन दिया है और क्या क्या बातचीत हो रही है इसके बारे में हम देखेंगे। पहले पेज नंबर पर ही ये न्यूज है। और फिर 10 मिनट डिलीवरी, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है अभी। जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो कि गिग इकोनॉमी में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। अब गिग वर्कर्स क्या बस ये स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, इंस्टामार्ट, साथ में अमेजोन के जो डिलीवरी करते हैं, क्या इनको कहा जाता है? नहीं। इसके बारे में भी हम समझेंगे कि गिग वर्कर्स में कौन काउंट होते हैं और अभी फिलहाल में क्या डिसीजन इस पे आया है।
स्ट्रे डॉग्स पर भी एक डिसीजन यहां पर दिया गया है। क्या है पूरा पूरा मैटर, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिएगा कि सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये जो SIR है ये वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है? तो बेसिकली अभी 9 राज्यों और साथ में 9 स्टेट्स एज वेल एज 3 यूनियन टेरिटरी में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। इसको कहा जाता है SIR। यानी कि ये जो SIR है ये संबंधित है हमारे इलेक्टोरल जो रोल होते हैं, यानी कि जो हमारी निर्वाचन वो सूची होती है इससे संबंधित ये होते हैं, इसको क्लीन करने से संबंधित। ठीक है, तो इलेक्टोरल रूल से संबंधित ये डेटा है। और अभी इसका ड्राफ्ट जारी किया गया था लास्ट मंथ, यदि आप देखें तो 21 तारीख के आसपास सभी राज्यों में, यानी कि जो 12 राज्य थे जिसमें 9 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी शामिल थे, तो ये कुल मिलाकर जो 12 राज्य थे इनका ड्राफ्ट जारी किया गया था। और इसमें लगभग 6.9 करोड़ के आसपास जो वोटर्स थे इनको हटा दिया गया था। अप्रोक्सीमेटली ये डेटा है, यानी कि इतने वोटर्स को यहां से रिमूव कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि भाई ये जिनको हटाया गया है क्या ये अब इंडियन सिटीजन नहीं रहे हैं, क्या ये इंडियन सिटीजन नहीं है? और ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि असल में इलेक्टोरल ड्राफ्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन नहीं है या फिर आपकी जो सिटीजनशिप है ये समाप्त हो गई है। याद रखिएगा कि जो सिटीजनशिप है ये किसे मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी, इसकी तमाम प्रकार की जो शक्तियां हैं ये भारतीय संसद के पास निहित है नागरिकता संशोधन अधिनियम या फिर नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। बात समझने की कोशिश करना कि ये जो ड्राफ्ट जारी किया गया है और इसमें जिन लोगों के नाम हटे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि भाई क्या ये सिटीजनशिप में भी काम आएगा? और जिनके नाम हटे हैं, जिनमें दस्तावेजों का अभाव है या फिर जिनमें दस्तावेज नहीं पाए गए हैं, अब उनका क्या किया जाएगा? क्या ये यदि भारतीय नहीं है तो इनको क्या डिपोर्ट किया जाएगा या फिर इनको देश से बाहर निकाला जाएगा? तो क्या होगा? या फिर इनको रिटेंशन कैंप पे रखा जाएगा? क्या होने वाला है? तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जो पूरा पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 दैट मींस कि यहां पर पॉलिटी, और जीएस पेपर 3 में जो गवर्नेंस वाला सेगमेंट होता है, सॉरी जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला सेगमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि इलेक्टोरल ड्राफ्ट से हमारी जो सिटीजनशिप है ये प्रूफ नहीं होती। यदि मान लीजिए मेरा नाम इलेक्टोरल ड्राफ्ट से हटा दिया गया है तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं इंडिया का सिटीजन नहीं हूं। हो सकता है कि मैं उस समय अपने जो दस्तावेज हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट है ये पेश ना कर पाया हूं, तो इसके कारण मेरा नाम हटाया गया हो। हाँ, बट यदि मान लीजिए मैं आगे भी ये पेश ना कर पाऊं और आगे भी मैं इसमें अक्षम रहूं कि भाई मेरा नाम दोबारा से नहीं जोड़ा जा रहा है, तो फिर मेरी नागरिकता पर प्रश्न उठते हैं। क्या बोला मैंने? कि यदि नाम हटा दिया गया है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं इंडिया का सिटीजन नहीं हूं। इंडिया की सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए मेरे पास और भी जरिए हैं, ठीक है। बट यदि मान लीजिए मैंने फिर से क्लेम नहीं किया कि भाई इलेक्टोरल ड्राफ्ट से मेरा नाम हट गया था, इलेक्टोरल रूल से मेरा नाम हट गया था, फाइनल ड्राफ्ट में मेरा नाम नहीं था और आगे भी मैंने इसको सुधारने का प्रयास नहीं किया, तो हो सकता है कि मेरी जो सिटीजनशिप है अब इस पर सवाल आए कि भाई क्या आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे? क्योंकि यदि डॉक्यूमेंट थे तो फिर आपको ये पेश करना था और पेश कर यदि आपके 18 वर्ष से ज्यादा की आयु है तो आपको इलेक्टोरल रूल में पार्टिसिपेट करना था, आपने नहीं किया, तो इसका क्या कारण है? तो यही जो मुद्दा है ये उठा है कि भाई यदि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, पश्चिम बंगाल, हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में कई ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनको आप कहते हैं रोहिंग्या। ये रोहिंग्या बेसिकली म्यांमार से आए थे। अब इनके पास इंडिया का कोई दस्तावेज तो है नहीं, बिकॉज ऑफ कि यदि आप देखोगे तो रोहिंग्या म्यांमार में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट होने के कारण रोहिंग्या म्यांमार से भागे और ये पश्चिम बंगाल और कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आकर बसे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको वोटर लिस्ट में इनका नाम जोड़ा गया और जब अभी ये इलेक्टोरल रोल किया गया तो इलेक्टोरल रोल में ये पाया गया कि नहीं भाई ये तो फॉरेनर है, ये तो इंडिया के सिटीजन है ही नहीं। तो ऐसे तमाम व्यक्तियों की जो पहचान हुई है, ठीक है, आपके और हमारे जैसे नहीं, जो कि इंडिया के सिटीजन है। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि भाई बताइए आपके पिताजी कहाँ के थे, आपके दादाजी कहाँ के थे, तो उसका डेटा तो मेरे पास है ना, मैं तो वो दे दूंगा। मेरे पास अपना खुद का डेटा है कि भाई ये है मेरा डेटा, लीजिए, मैंने इस संस्थान से स्कूलिंग की है, इस संस्थान से मेरा कॉलेज हुआ है, उन सभी के बेसिस पर मेरी सिटीजनशिप प्रूफ हो जाएगी। बट यदि मान लीजिए सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हुई
तो फिर ये जो व्यक्ति हैं यानी कि जिनकी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हो पा रही है, उनका क्या किया जाएगा? क्या उनकी सिटीजनशिप समाप्त कर दी जाएगी? समाप्त करने के बाद इनको डिपोर्ट किया जाएगा, या फिर जो रिटेंशन कैंप होते हैं यहां पर रखा जाएगा, या फिर इनको अरेस्ट कर जेल में डाल दिया जाएगा कि भाई आप इलीगल माइग्रेंट हैं ये कहकर। तो इसके बारे में बहस चल रही है। तो इसको लेकर याद रखिएगा कि असल में जो इलेक्शन कमीशन है इसके पास ये राइट ही नहीं है कि हमारी सिटीजनशिप के बारे में बताए। सिटीजनशिप के तमाम प्रकार के जो राइट्स हैं, तमाम प्रकार के जो अधिकार हैं, ये भारतीय संसद के पास निहित हैं और भारतीय संसद फैसला करती है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। एक और मुद्दा ये उठता है कि भाई जो सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट ये कौन सा है? 1955। और 1955 में हमने 5 तरीके बताए हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता यदि लेनी है तो उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो यहां पर 5 तरीके बताए गए हैं सिटीजनशिप लेने के, और 3 तरीके बताए गए हैं सिटीजनशिप खत्म करने के, यानी कि किसी की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है और किसी को नागरिकता कैसे दी जा सकती है। इसके बारे में भी आपको याद रखना होगा कि असल में यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता देनी है तो या तो इसको जस सोलाए, यानी कि भाई ये भारत की मिट्टी पर जन्मा हो तो इसको तो भारत की नागरिकता मिलेगी। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है यहाँ पर, है ना, 3 बार इसको अमेंड किया गया है। वर्तमान में ये कंसीडर किया जाता है कि जो जन्म ले रहा है, ठीक है, उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, एक और आता है जस सैंग्विन, यानी कि इसको कहा जाता है वंशानुगत नागरिकता। वंशानुगत के बाद यहां पर आता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता आप ले सकते हैं। पंजीकरण की फिर यहाँ पर विधियां हैं, है ना, कि भाई टाइम पीरियड दिया जाता है। देशीकरण या फिर इसको कहा जाता है नेचुरलाइजेशन, इसके द्वारा भी नागरिकता ले सकते हैं आप। और साथ में जो अंतिम है यह है समाविष्टीकरण, दैट मीन्स राज्य क्षेत्र में मिल जाने से आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये तमाम प्रकार की विधियां यहाँ पर दी गई हैं। तो ये तो नागरिकता ग्रहण की है ना, कि भाई आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है। मेरा मेन टॉपिक ये है कि इस टॉपिक में, इस पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया था, 2019 लाया गया था, इसमें क्या बात कही गई थी कि हम 6 कैटेगरी के लोगों को भारत की नागरिकता देंगे। यानी कि अब जरा समझना कि इलेक्टोरल रोल आया, उसका ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट आने पर यदि मान लीजिए जिनका नाम हटाया गया है और ये भारतीय नहीं है, यदि ये इन 6 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज क्या? हिंदू, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये 6 कम्युनिटी से यदि बिलोंग कर रहे हैं तो इन 6 कम्युनिटी के लोगों को हम सिटीजनशिप दे देंगे। ये 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है। इसका इससे क्या कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है कि इलेक्टोरल ड्राफ्ट आया और इलेक्टोरल ड्राफ्ट आने के बाद जिनके नाम हटाए गए हैं, यदि ये इन 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको तो ये सिटीजनशिप मिल सकती है ना। इसको हम पास करेंगे और लगा देंगे कि भाई ये सिटीजनशिप मिल गई है, इनको नागरिकता मिल गई है। बट यदि मान लीजिए इन 6 कम्युनिटीज के अलावा किसी अदर कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं तो उनका क्या? यानी कि यहां पर एक डायरेक्टली बात उठ रही है रिलीजियस की, भाई रिलीजन के आधार पर आप क्या मतभेद करेंगे, आप क्या भेदभाव करेंगे। यहां पर जैसे मुसलमानों का यहां पर नाम नहीं आया है, तो यहां पर क्या जो इंडियन मुस्लिम्स हैं या फिर जो बाहर से आए हुए मुस्लिम हैं उनको हम सिटीजनशिप नहीं दे सकते। तो याद रखिएगा कि यदि आप थोड़ा भी इस प्रवृत्ति के हैं या फिर थोड़ा भी इस नेचर के हैं कि आप ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को बड़े ही मजे के साथ कवर करते हैं, तो याद रखो कि एक्चुअली में जो इंडियन है, इंडियन में आप हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इन सभी को शामिल करेंगे। जो इंडियन है उस पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे हम। फिर इसमें कहा गया कि आपने ये 6 कैटेगरी को ही शामिल क्यों किया, आपने इस यहां पर जो मुस्लिम समुदाय था इसको क्यों नहीं शामिल किया है। और यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इलेक्टोरल ड्राफ्ट से हटाया गया है और वो मुस्लिम संप्रदाय का है, तो इसका आप क्या करेंगे? इसको आप सिटीजनशिप देंगे या नहीं देंगे, या फिर इसको आप डिपोर्ट करेंगे? और यदि डिपोर्ट करेंगे तो बाकी को क्यों नहीं कर रहे हो? याद रखो कि इसकी जो नींव है, इसकी जो जड़ें हैं, ये जुड़ी हुई हैं पार्टीशन से। यानी कि जब इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ, इंडिया ने मेनली ये पार्टीशन झेड़ा, तो उसके कारण जो पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान के साथ साथ यहां पर क्या आ जाता है? अफगानिस्तान, और एज वेल एज यहां पर आ जाता है बांग्लादेश। ये तीनों ही नेशन की यदि आप बात करोगे तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं।
यानी कि यहां पर जो मोमडन है उनकी जो संख्या है ये ज्यादा है। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट में हमने क्या कहा था, अच्छा उस पर मैं बाद में आऊंगा। अब यहां पर इंडिया की कंडीशन देखना कि जो इंडिया है, इंडिया में जो हिंदू हैं इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। अब बात समझो कि जो पार्टीशन है ये पार्टीशन रिलीजन के बेस पर हुआ था, यानी कि धर्म के आधार पर हुआ था। धर्म के आधार पर हुआ था, यही कारण है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी समुदाय है इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई इनको शामिल किया जाता है। बट भारत में यदि आप आएंगे तो भारत में सर्वधर्म समभाव की भावना चलती है, यानी कि यहां पर सभी धर्म समान हैं, इसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मेन इशू ये उठा कि चलो ठीक है सर, आपने तो ये बता दिया कि भाई भारत में जो माइनॉरिटीज हैं ये क्या है और भारत में, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं ये क्या है। बट क्वेश्चन क्या है कि आप इन 6 समुदाय के अलावा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बाहर के मुस्लिम समुदाय के लोग, इनको आप सिटीजनशिप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसका एक मेन की जर्क पॉइंट ये आता है कि भाई हमने ये बोला है इन 3 देशों में जो माइनॉरिटीज हैं, और इन 3 देशों में माइनॉरिटीज क्या मुस्लिम समुदाय है? आंसर इज नो। यहां पर मुस्लिम समुदाय के अलावा अदर जो समुदाय रहते हैं वो माइनॉरिटीज में आते हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और ईसाई। दैट इज वाई हमने 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा था कि एक्चुअली हम इन्हीं 6 समुदाय के व्यक्तियों को नागरिकता देंगे, बिकॉज ऑफ कि इन 6 समुदाय के व्यक्तियों का बाहर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, इन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जाता है। दैट इज वाई हमने इन्हीं के नाम रखे हैं। तो यदि यहां पर एक बात समझना, ये कहीं पर लिखी नहीं है बट ये क्लियरली है कि यदि मान लीजिए इलेक्टोरल ड्राफ्ट से इन 6 समुदाय के व्यक्तियों का नाम हटा है और यदि मान लो सिटीजनशिप देने की बात आती है तो इन 6 और 2019 का ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जिसको लेकर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, पता नहीं क्यों हो रहे थे, है ना, तो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन दोनों को कंपाइल किया जाए तो इन दोनों को कंपाइल करके आप समझ सकते हैं कि भाई जो बाहर से आए हुए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इनको आप क्या करेंगे, इसको लेकर आंसर देना है। बिकॉज ऑफ 2019 में हमने माइनॉरिटीज की बात की है। बात समझ में आई? तो मेरा समझाने का उद्देश्य ये कि भाई आप कहीं से लेकर कहीं तक यूपीएससी के प्रिपरेशन में थोड़ा ऐसा मत होना कि एक जगह आप सेंट्रिक हो जाओ, आप थोड़ा ब्रॉडर सेंस में और अंदर जाकर चीजों को समझना चालू करना। बात समझिए? तो ये था टॉपिक थी भाई, यदि मान लीजिए किसी का नाम हटा है, जो कि हटाए गए हैं, लगभग 6.5 करोड़ के आसपास लोगों के नाम हटे हैं, तो क्या ये सिटीजनशिप का प्रूफ हो जाएगा कि भाई मैं इंडिया का सिटीजन नहीं हूं? तो यहां पर इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार नहीं है। यदि सिटीजनशिप से संबंधित, नागरिकता से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रावधान करना है तो इसके तमाम प्रकार के जो राइट हैं ये किसके पास रिजर्व है? ये किसके पास रिजर्व है? इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के पास ये रिजर्व है और वही इसका डिसीजन करती है। इलेक्टोरल रोल का या फिर इलेक्शन कमीशन का इस पर किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। आगे आते हैं। आगे आने पर आपको मिलेगा क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टू टॉप 10 मिनट सर्विस। ये टॉपिक एक चल रहा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये हमारे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। और इकोनॉमी में भी इकोनॉमी मल्टीपल टाइप की होती है, जैसे एग्रीकल्चर टाइप की इकोनॉमी होती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो कि एग्रीकल्चर से जनरेट होती है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है ना, सर्विस इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी। यहां पर याद रखना कि इसी का एक टाइप होता है गिग इकोनॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिग इकोनॉमी? गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो गिग वर्कर्स काम करते हैं उस इकोनॉमी को नाम दिया जाता है गिग इकोनॉमी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिग वर्कर? गिग वर्कर का जब भी मैं नाम लेता हूं तो अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि भाई गिग वर्कर का मतलब हुआ ये जो स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर ये जो डिलीवरी बॉय काम करते हैं इनको आप गिग वर्कर बोलेंगे। बिल्कुल सही है कि इनको गिग वर्कर कहा जाएगा, बट याद रखें कि अकेला इनको गिग वर्कर नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा भी जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा भी जो एक समय पर मल्टीपल वर्क प्लेस पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दे कॉल्ड गिग वर्कर्स, यानी कि इनको कहा जाता है गिग वर्कर। जैसे मैं एक संस्था के साथ यदि जुड़ा हुआ हूं तो हो सकता है कि भाई मैं एक ही टाइम पर मल्टीपल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहता हूं। अभी मैं चाणक्य के साथ हूं, बट मेरा यदि मन करे कि नहीं, मैं एक ही टाइम पर मल्टीपल इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहता हूं और मल्टीपल इंस्टीट्यूट के साथ काम करना चाहता हूं, तो इस कंडीशन में होगा क्या?
इस कंडीशन में बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि भाई काम कैसे करना है ये सामने वाले की मर्जी है, आपको जैसे काम करना है वैसे करो। तो जब मैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट के साथ अलाइन हो जाऊं तो यहां पर फिर किसी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और किसी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की मेरे लिए किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इस कंडीशन में आई एम अ गिग वर्कर, मैं एक बन जाऊंगा गिग वर्कर, यानी कि ना ही मुझे किसी प्रकार के अलाउंसेस मिलेंगे, ना ही मुझे किसी प्रकार की सर्विसेज मिलेंगी, ना ही यदि मान लीजिए मैं मुझे कुछ हो भी जाता है इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये गिग वर्कर। अब अभी जिस गिग वर्कर की बात हो रही है वो है वो डिलीवरी बॉयज जो इस वादे को निभाते हैं, कंपनी द्वारा किए हुए इस वादे को निभाते हैं कि भाई हम XYZ प्रोडक्ट को आपके घर तक 10 मिनट में डिलीवर करेंगे। इवन फ्लिपकार्ट पर जाकर आप चेक करिएगा तो फ्लिपकार्ट में तो शायद 5 मिनट का वादा किया जा रहा है कि भाई आप ऑर्डर करिए और 5 मिनट में जो सामान है ये आपके यहां पहुंच जाएगा। 5 मिनट डिलीवरी, यानी कि भाई घर के बाजू में, घर के बाजू वाले कमरे में आप सामान रखकर बैठे हैं, क्या 5 मिनट में कैसे पहुंच जाएगा। तो इसको लेकर ये पूरा सिनेरियो चल रहा है कि भाई ये जो गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी में 10 मिनट सर्विस का वादा किया जाता है कि आप कुछ भी ऑर्डर करें और ये 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी, तो ये गलत है। बिकॉज ऑफ कि इसके कारण कई बार ये देखा गया है कि जो रोड एक्सीडेंट है ये बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। इसके कारण रश ड्राइविंग होती है और रश ड्राइविंग के कारण ही रोड एक्सीडेंट बढ़ते हैं। और रश ड्राइविंग क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि यदि मान लीजिए ऑर्डर आया है, जैसे मैंने जोमेटो ओपन किया, जोमेटो ओपन करने पर अब मुझे कुछ खाने का मन है, या फिर मैंने स्विगी ओपन किया, इंस्टामार्ट ओपन किया, ठीक है, तो ये सभी वादा कर रहे हैं कि भाई हम आपको 10 मिनट के अंदर ये डिलीवर करके देंगे जो भी आपने ऑर्डर किया है। क्यों कर रहे हैं ऑर्डर? बिकॉज ऑफ कि इनको अपनी सर्विस को अच्छा दिखाना है ना। ये जोमेटो और स्विगी ये दोनों ही प्लेटफॉर्म फूड के लिए काम करते हैं, यानी कि खाने के लिए काम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि भाई जब दोनों ही प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, तो जोमेटो जो भी वादा करेगा उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करके और ज्यादा अच्छा करके स्विगी वादा करेगा। फ्लिपकार्ट जो करेगा, अमेजॉन उसका कॉम्पिटिटर है, अमेजॉन करेगा भाई 10 मिनट डिलीवरी, ये सामने वाला कह रहा है कि मैं 8 मिनट में डिलीवरी दूंगा। तो आप तो उससे ऑर्डर करेंगे ना जो जल्दी से जल्दी सामान की जो पहुंच है ये आप तक बना दे। इससे पहले भी एक मामला उठा था कि भाई ये जो 10 मिनट डिलीवरी का कंसेप्ट है, क्या ये वाकई में आवश्यक है? यहां पर क्वेश्चन मार्क आया था कि भाई क्या वाकई में इसकी आवश्यकता है। बिकॉज ऑफ कि यदि मान लीजिए मैं 10 मिनट रुका हूं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं 15 मिनट 20 मिनट भी रुक सकता हूं। तो ये जो 10 मिनट डिलीवरी का कंसेप्ट है, क्या ये सही है? आंसर इज नो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज ऑफ कि इसके कारण जो डिलीवरी बॉय है या फिर जो भी इस चीज में इन्वॉल्व हैं, इन पर प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर क्रिएट होने के कारण हो सकता है कि इनकी जान माल पर भी बन आए। और इसके लिए जो 10 मिनट डिलीवरी का फंडा है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसको खत्म करना चाहिए जल्द से जल्द। एक और बात यहां पर यह आती है कि भाई ये जो 10 मिनट डिलीवरी है, क्या इससे कुछ फायदा होता है या फिर क्या? तो फायदा तो बस ये होता है कि हम तक सामान की पहुंच जल्दी हो जाती है। बट एक्चुअल में यदि आप ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो इसके कारण बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्तता आपको देखने के लिए मिलेगी। एक और बात यहां पर सामने आती है कि भाई ये जो 10 मिनट डिलीवरी हुई और यदि इसमें रोड एक्सीडेंट हो गया तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इनकी किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं होता, इनको किसी प्रकार की सेवाएं, इनको किसी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी जाती ऑन द साइड ऑफ कंपनी कि भाई आप कंपनी के पार्ट हैं भी या नहीं, ये आपको नहीं बताया जाता। बस ये कहा जाता है कि आप जितना टारगेट एक दिन में पूरा करेंगे उस टारगेट के अकॉर्डिंगली आपकी जो सैलरी है ये बनेगी, यानी कि एक फिक्स अमाउंट है जो कि 15-20 हजार के आसपास होता है। और आज के समय में 15-20 हजार से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हमने आपको एक सैलरी दे दी, उसके अलावा आप जितनी डिलीवरी करेंगे एक दिन में उसका इंटेंसिव परसेंट आपको दे दिया जाएगा। इस इंटेंसिव परसेंट के तौर पर आप क्या करें, इंटेंसिव नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव नहीं बोलते यार, यानी कि वही पार्टनरशिप, मेरे को वो वर्ड नहीं आ रहा है कि भाई यदि मान लीजिए 100 रुपए की आपने कोई सामान डिलीवर किया है तो इसमें से 10 रुपए आपको दे दिए जाएंगे, ये इसमें कहा जाता है, ठीक, कि भाई एक निश्चित अमाउंट आपको दिया जाएगा पर डिलीवरी पर, आपको एक अमाउंट मिलेगा, एक छोटा सा अमाउंट मिलेगा या फिर उसका एक निश्चित परसेंट मिलेगा। इसको कुछ बोलते हैं, मुझे वो ध्यान में नहीं आ रहा वर्ड, शायद आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो यहां पर जितना भी अमाउंट है उसका एक निश्चित परसेंट आपको दे दिया जाएगा और जितनी डिलीवरी करेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। अब पहुंचाना है आपको 10 मिनट में, यदि 10 मिनट में आपने सामान नहीं पहुंचाया तो आप देखते होंगे कि एक चलता है रेटिंग का कंसेप्ट। लोग
इस बात को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्लोरीफाई करते हैं कि भाई यदि 10 मिनट में सामान नहीं आया है तो वो सामान फ्री हो जाएगा, यानी कि अब जो सामान है उसके पैसे भी नहीं लगेंगे और डिलीवरी का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। यानी कि वो जो डोमिनोज ने एक समय पर निकाला था कि डोमिनोज बोलता था 30 मिनट में हम आपको पिज्जा डिलीवरी करके देंगे। अब डोमिनोज का जो ऑफिस है, ये बहुत, जो स्टोर है, ये बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, वहां से लेकर आने में लगा समय, यही मान लीजिए 10 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर डोमिनोज का जो सेंटर है या फिर जो रेस्टोरेंट है इसकी दूरी है, और 20 मिनट उसने प्रिपेयर करने में लगा दिए हैं। तो अब ये जो ट्रैवल डिस्टेंस है ये किसको कवर करना है? डिलीवरी बॉय को। और डिलीवरी बॉय अब इसके लिए क्या करेगा? रश ड्राइविंग करेगा। और रश ड्राइविंग से यदि मान लीजिए किसी का भी नुकसान हो गया तो इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या डोमिनोज करेगा? ऐसा ही सेम फंडा हुआ किसके साथ? जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट, इवन अमेजॉन के साथ। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई इसको बंद करो, बिकॉज ऑफ कि यहां यह नहीं लगता है कि इसकी वास्तविकता में आवश्यकता है, और ये 10 मिनट में नहीं पहुंचाया गया है तो इसकी जो रेटिंग है ये भी खराब हो जाएगी। और रेटिंग खराब होने के कारण अब जो आगे के ऑर्डर हैं, जो कि हो सकता है कि इसको मिल सकते थे, ये ऑर्डर भी नहीं मिल पाएंगे। दैट मीन्स कि इसकी जो जॉब है इस पर भी बन सकती है। तो ये जो पूरा पूरा फंडा है इसको खत्म करना चाहिए। अभी स्विगी के जो ऑनर हैं या फिर जो फाउंडर हैं, इनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं, बट एप्लीकेशन तो बोल रहा है ना, एप्लीकेशन तो आपका उसी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इस पर जल्दी जल्दी आप फैसला करिए और इसको आप खत्म करने का प्रयास करिए, ये जो 10 मिनट डिलीवरी का कंसेप्ट है, बिकॉज ऑफ कि इसके कारण बहुत सारे इश्यूज हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये है पूरा पूरा टॉपिक। एक और बात कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी, यानी अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, अभी वर्तमान में आप देखिएगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ये क्या है? फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को कई लोग क्या समझ लेते हैं कि भाई ये ई कॉमर्स कंपनी है। बिल्कुल सही है कि ई कॉमर्स कंपनी है, बट कई लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे ब्लिंकिट और जिप्टो काम करते हैं उसी तर्ज पर ये फ्लिपकार्ट भी काम करता है। नहीं, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। यदि आप ब्लिंकिट और साथ में जिप्टो की बात करें तो ब्लिंकिट और जिप्टो ऐसा कंसेप्ट है कि भाई हमने अपना स्टोर खोलकर रखा हुआ है। यदि आप किराना दुकान के जैसे वहां पर स्टोर में जाएंगे और सामान की मांग करेंगे, नहीं, आपको सामान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ कि वो एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली चलते हैं कि भाई ब्लिंकिट में आपने सामान बुक किया, ब्लिंकिट में सामान बुक करने के बाद अब ये नोटिफिकेशन जाएगा किसके पास? जो स्टोर कीपर है उसके पास। स्टोर कीपर सामान उठाकर रखेगा कहां पर? स्टोर यानी प्लेटफॉर्म पे, और फिर नोटिफिकेशन जाएगा जो भी वहां पर खड़ा हुआ गिग वर्कर है यानी कि डिलीवरी बॉय, उसके पास जितना समय बचा हुआ है अब वो सामान उठाएगा, उस सामान को उतने जल्दी, जैसे 5-7 मिनट जितने भी रह गए हैं उतने टाइम में ये पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो जो स्टोर कीपर है, क्या उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? नहीं, उसको सामान निकाल के बस रखना पड़ा। मैं एक जन से मिला था, यानी कि मेरे एक पर्सन है जो कि पहचान के हैं, ब्लिंकिट में ये काम करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि भाई ब्लिंकिट का नियम ये होता है कि जब आपने बुकिंग की है ना, आपने कोई भी सामान मंगाया तो नोटिफिकेशन गया, 2.5 मिनट के अंदर हमको सामान निकाल के स्टोर पर रख देना है पैक करके। अब जो डिलीवरी बॉय आएगा वो अपने नंबर का सामान उठाएगा। अब उसके पास कितना समय रह गया? 7.5 मिनट। 10 मिनट दिए थे, 2.5 मिनट के अंदर आपको सामान रखना है, 7.5 मिनट के अंदर वो उस सामान को पहुंचाएगा। तो जो एक्चुअली में लोड आया, जो एक्चुअली में प्रेशर आया, ये किसके ऊपर आया? वो गिग वर्कर के ऊपर, वो जो डिलीवरी बॉय है उसके ऊपर। तो इसी प्रेशर को कम करने की बात कही जा रही है कि ये तो हो गया ब्लिंकिट और साथ में जिप्टो का फंडा। यदि आप देखोगे तो जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट आजकल क्या अपना रहा है कि फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं कर सकता कि भाई वो अपने यहाँ स्टोर ओपन कर ले और स्टोर ओपन करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आया या फिर जो भी सामान की डिमांड आई उसको पहुंचा दे। तो ये जो 5 मिनट डिलीवरी का कंसेप्ट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट चला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि भाई ये भी स्टोर बना रहे हैं, ठीक है, और स्टोर बनाकर ये वहां पर तमाम प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं इसको स्टोर कर रहे हैं। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि भाई कोई एरिया है जैसे लाइक गुड़गांव है, गुरुग्राम में कोई सेक्टर है लाइक 25 है ना, सेक्टर 25 है। इन्होंने सेक्टर 25 का एक एनालिसिस किया, एक एल्गोरिदम बनाया कि यहाँ के लोगों की मेजर डिमांड क्या होती है और कब से लेकर कब तक होती है।
तो इन्होंने उस सामान को, जो कि सेक्टर 25 के लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, उस सामान को पूरा पूरा अपने यहां स्टोर कर लिया। तो पहली बात कि फ्लिपकार्ट किसी भी सामान को स्टोर नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ कि डिलीवरी कंपनी है, यानी कि ये सामान को बेचता है। आप इसके प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने सामान को बेच सकते हैं, ये बात है। यदि फ्लिपकार्ट कहीं पर स्टोर बनाए, और भाई जो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इंस्टामार्ट है, ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये तो सामान को यदि स्टोर करेंगी तो बल्क में स्टोर करेंगी। तो ये स्टोर कर लेते हैं और फिर जैसे ही डिमांड आती है, जैसे ही ऑर्डर आता है, तो खट से ही आपके यहां पहुंचा देते हैं। तो इनके बारे में भी ये बात कही जा रही है कि भाई क्या ऐसा करना ये इन ई कॉमर्स कंपनी के लिए सही है, बिकॉज ऑफ कि इनके पास तो ये अधिकार ही नहीं है, या फिर इनका तो ये क्राइटेरिया ही नहीं है कि स्टोर ओपन कर सके। तो ये भी एक मुद्दा है। बात समझ में आई? तो ये जो 10 मिनट डिलीवरी है, इससे संबंधित जो क्लॉज है, इसमें कहा गया है कि आप इनको जल्दी जल्दी बंद करें। जैसे लिखा भी हुआ है कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट, जिप्टो, जोमेटो एंड स्विगी आर लर्न टू हैव डिसाइडेड टू रिमूव द 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम देयर एप्लीकेशंस आफ्टर एन इंटरवेंशन बाय यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडविया। ठीक है, ये यूनियन लेबर मिनिस्टर ने ये बात कही है। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स वेंट ऑन अ 1 डे स्ट्राइक ऑन December 31st, अभी गए थे स्ट्राइक पर 31 दिसंबर, एंड वन ऑफ देयर डिमांड्स वाज टू एंड द डिलीवरी ऑफ आइटम्स इन 10 मिनट। सिटिंग एक्सीडेंट एंड हेल्थ इश्यूज, अ सीनियर ऑफिशियल सेज मिस्टर मांडवीय had raised the issue at the meeting held with the एजलेटर्स लास्ट वीक। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि जो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री है, उसने भी अपना इन्वॉल्वमेंट यहां पर बताया है कि भाई इसको कम करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि इसके कारण बहुत सारे सीरियस कंसर्न्स यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और बात है यहां पर, जब आप देखोगे कि द गवर्नमेंट सोर्स एडेड दैट द मूव इज एम्ड एट ensuring greater safety, security and improved working conditions for gig workers. Accordingly, Blinkit had informed the ministry that the company's principal tagline has been revised from 10,000 plus product deliveries delivered in 10 minutes। यानी कि ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, 230,000 प्लस प्रोडक्ट डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप, कि भाई ये हमारी कंपनी की पॉलिसी, और इसी तर्ज पर हम आगे बढ़े हैं, और आजकल के जो लोग हैं उनको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। दैट इज वाई हम इस पर काम करते हैं और इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, बट याद रखिएगा कि अभी इसको हटाए जाने की बात चल रही है, और इवन हटाया भी जाएगा, क्योंकि भाई ये बहुत सीरियस कंसर्न है, और इसके कारण जो गिग वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ पर, उन पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। बात समझे? एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट सेज इट विल इंपोज हैवी कंपनसेशन फॉर डॉग बाइट। आपको शायद अगस्त सितंबर का जो इशू है ये मालूम हो, अगस्त सितंबर 2025, ठीक है, पिछले साल का ये इशू है, जिसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक फैसला दिया था कि भाई जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इनको आप पकड़ें और इनको आप रखें कहां पर, रिटेंशन में, यानी कि आप इनको अलग शिफ्ट कर दें। रोड पर घूमते हुए जो डॉग्स हैं इनको आप पकड़ें, म्यूनिसिपैलिटीज की एक जिम्मेदारी थी कि आप इनको पकड़ें, और पकड़ने के बाद आप इनको एक स्पेसिफिक एरिया में रख दें, बिकॉज ऑफ कि जो डॉग बाइट के केस हैं ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। फिर इसके कारण दिल्ली में मल्टीपल टाइप के प्रोटेस्ट हुए, और ये कहा गया कि नहीं भाई, इन बेजुबानों की रक्षा हम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बट याद रखिएगा कि एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि यदि मान लीजिए एक केस किसी के साथ रिवाइज होता है कि भाई किसी को डॉग ने बाइट कर लिया है, तो अब इसका कंपनसेशन कौन देगा? तो कहा गया है कि ये कंपनसेशन देने का काम किसका है? राज्य सरकार का होगा। यानी कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे इंडिकेटेड that it would impose heavy compensation on state and also fix accountability on individuals feeding stray dogs in case involving dog bite, injuries or fatalities. The court underlined that such attack often had lifelong consequences and questioned why those feeding stray dogs should not assume responsibility by keeping the animal within their homes and premises। यानी कि ये स्ट्रे डॉग्स, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्ट्रे डॉग्स कहां पर देखने के लिए मिले हैं? ये मेनली कॉलोनी
ठीक है। मेनली यदि आप देखोगे घर के आसपास के गार्डन्स यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि अपने आप को काइंड हार्टेड बताने के लिए खाना लेकर जाते हैं और ये खाना लेकर दे देते हैं किसको, इन स्ट्रे डॉग्स को। आप बात समझना कि स्ट्रे डॉग्स को ये मालूम चल गया है कि भाई इस एक स्पेसिफिक एरिया के लोग हमें खाना देते हैं, तो अब वो वहीं पर भ्रमण करना चालू करते हैं, वहीं पर अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हो जाता है कि भाई ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं ये आक्रामक हो जाते हैं कई बार, बिकॉज ऑफ कि ह्यूमंस के बीच में तो ये रह रहे हैं, बट यदि मान लीजिए अपने आप को खतरे में महसूस करेंगे तो ये बाइट तो करेंगे, या फिर कई कंडीशन में ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं ये इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि ये बाइट कर लेते हैं। अब यदि बाइट कर लिया गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं इनसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि भाई इसमें जिम्मेदारी किसकी है? बिकॉज ऑफ कि हर कोई व्यक्ति इतना सक्षम तो नहीं है ना कि यदि उसको किसी कुत्ते ने, अब यहां पर अकेला डॉग्स की बात नहीं हो रही है, अकेले कुत्तों की यहां पर बात नहीं हो रही है, यहां पर मंकीज भी आते हैं, यहां पर बिल्लियां भी आती हैं, यानी कि कैट्स भी आते हैं। तो ये तमाम प्रकार के ऐसे जीव जंतु जो कि खुले वातावरण में घूम रहे हैं, स्ट्रीट डॉग हैं या फिर स्ट्रीट एनिमल हैं, स्ट्रे एनिमल हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? बिकॉज ऑफ कि यदि इसके कारण किसी व्यक्ति को, किसी ह्यूमन का लॉस हो गया है, किसी ह्यूमन को इंजरी हो गई है, और यदि इवन किसी ह्यूमन की डेथ भी हो गई है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तमाम प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये स्टेट गवर्नमेंट की होंगी। अब स्टेट गवर्नमेंट तो क्या सीएम आ जाएगा डायरेक्ट? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की होने का मतलब है कि भाई स्टेट का पार्ट कौन कौन है? म्यूनिसिपालिटीज भी हैं, तो म्यूनिसिपालिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि आपने स्ट्रे डॉग्स को या फिर स्ट्रे एनिमल को कंट्रोल नहीं किया और हमको ऐसा कोई केस सुनने में आया तो आप उसके लिए कंपनसेशन देंगे। बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि यदि मान लीजिए स्ट्रे एनिमल के कारण किसी एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो इसके लिए क्या फिर किसी एक एनिमल की डेथ हो गई है तो क्या, एक सेकंड रुकिएगा यार, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, तो कहां थे अपन? हाँ, तो यदि मान लीजिए स्ट्रे डॉग को किसी ने बाइट कर लिया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एक और बात यहां पर यह निकल के आती है कि भाई यदि मान लो स्ट्रे डॉग कहीं पर या फिर स्ट्रे एनिमल कहीं पर बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ज्यादा है, तो इनको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये तमाम प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये स्टेट गवर्नमेंट की है। ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रे डॉग, ये बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रे डॉग्स हैं, तो स्ट्रे डॉग्स को यदि आपने कंट्रोल किया है और उनको आप ले गए हैं कहां पर, अपने किसी कैंप में, और वहां पर रखा गया है, तो क्या वहां पर उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है? तो सुविधाओं का ध्यान रखना भी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह बोला है कि भाई रोड पर चलते हुए जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, यहां पर मैं स्ट्रे डॉग्स की अकेली बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रे एनिमल है, ठीक है, इनको कंट्रोल किया जाए। और यदि इनकी जो पॉपुलेशन है या फिर इन स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल नहीं किया जाता है, स्ट्रे एनिमल को कंट्रोल नहीं किया जाता है, और यदि किसी भी पर्सन का लॉस होता है तो उसके लिए कंपनसेशन भी दे, बिकॉज ऑफ कि इसके कारण बहुत सारे रोग भी फैलते हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट क्वेश्चन इज कि क्या कंपनसेशन देना इज सफिशिएंट? क्या कंपनसेशन देना काफी रहेगा? बिकॉज ऑफ कि जब आप कंपनसेशन की बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की हेल्थ इंजरी हुई है, वो रिकवर कर जाएगा, या फिर मान लो डेथ हो गई है, तो डेथ होने पर आप बताइए क्या कंपनसेशन उसकी भरपाई कर सकता है? आंसर इज नो। तो यहां पर मेन इशू ये है कि भाई जिसका लॉस हुआ है आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे, उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे? Nobody is allowing us to pass orders and everyone is simply arguing we are on the fourth day and argument are not concluding. We are not saying the ABC rule are bad or that the prevention of cruelty
to Animals Act should go. We want the implementation of statutory provisions, but allow us to work and proceed further and bench state. ये इवन थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई यदि मान लीजिए इसके कारण एक आम व्यक्ति को हानि हुई है, तो इसमें गरीब समुदाय के व्यक्ति भी इन्वॉल्व हैं, गरीब समुदाय के व्यक्तियों को भी हानि होती है। उस गरीब समुदाय के व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो याद रखो कि हर एक लॉ, हर एक ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन या फिर हर एक लॉ और हर एक ऑर्डर जो होता है ये हमारी सुरक्षा के लिए होता है। हाँ, जब तक ये हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन ना करे। बट कहीं ना कहीं ये स्टे डॉग के कारण हमारी जो फ्रीडम है इस पर भी तो असर आ रहा है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इसको जल्दी जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए एक रूल का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ABC रूल। बात समझिए। आफ्टर दैट याद रखो, इसी में आते हैं हम आगे, और आगे यदि आप देखेंगे तो अब बात आती है एडिटोरियल की, और एडिटोरियल की बात करना चालू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो यहां पर आओ, लैंग्वेज ऑफ हार्मनी की यहां पर बात की गई है। द राइट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन एवरी स्टेट। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है कि एक राज्य है, कि एक वर्ड यहां पर बहुत अच्छा आया है, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब यह हुआ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूं, ठीक है। यदि मान लो पंजाब स्टेट है, पंजाब स्टेट में बट ऑब्वियस सी बात है कि पंजाबी बोलने वालों की जो पॉपुलेशन है ये ज्यादा है, ठीक है। हिंदी बोलने वालों की पॉपुलेशन ठीक ठाक है। उर्दू भाषी व्यक्ति या फिर तमिल भाषी व्यक्ति यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा कम देखने के लिए मिलेंगे। तो अब ये क्या है, ये जो तमिल भाषी व्यक्ति कम दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हुए, ये है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये सभी जगह पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यदि यूपी की बात करें तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो हिंदी है ये इसको प्रेफर किया जाता है, हिंदी अच्छे से बोली जाती है। सेम एज यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अदर लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश भी ठीक ठाक बोली जाती है, ठीक ठाक यूज की जाती है। यहीं पर यदि आप देखेंगे कोई तेलुगु भाषी है तो इसको कहा जाएगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। साउथ में यदि आप जाओगे तो साउथ में हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाता है, यानी कि भाषाई आधार पर ये अल्पसंख्यक है, इसका दर्जा दिया जाता है। तो यहां पर याद रखना कि यहां पर लैंग्वेज ऑफ हार्मनी की बात की गई है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में ये जो पूरा आर्टिकल है ये बताता है। आप जरा देखो, ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात उठी है, ये उठी क्यों है, यानी कि क्या ये अचानक से जो एडिटोरियल है ये पब्लिश हो गया? नहीं, याद रखो कि ये जो पहली बार ये बिल है, ये एक प्रकार का, इसको कहा जाता है द मलयालम लैंग्वेज बिल 2025। ये जो मलयालम लैंग्वेज बिल 2025 है, ये पहली बार 2015 में पास किया गया था। कब? 2015 में, 16 नहीं है, ये 15 है, ठीक है। 2015 में पास हुआ था, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्लियरेंस थी ये नहीं मिली थी, और ये ना मिलने के कारण ये 10 साल तक पेंडिंग रहा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो बिल है ये इनडेफिनेटली डिले नहीं किया जा सकता है किसी भी बिल पर, और इसके बाद केरला गवर्नमेंट ने 2025 में इसका वर्जन दोबारा से पास किया है। और सेंटर का स्टैंड है कि ऑल इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करता है। ठीक है, सेंटर का स्टैंड क्या है कि वो ऑल इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करेगा, ना कि सिर्फ हिंदी को। बोला क्या गया था? बोला ये गया था, यानी कि अब जरा सुनना, कि एक बिल लाया जाता है 2015 में, द मलयालम लैंग्वेज बिल 2025। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है, 10 साल से ये अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई इतना डिले किसी भी मामले में नहीं होगा, ये इनडेफिनेटली डिले है, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं आप। और केरला गवर्नमेंट इसको 2025 में दोबारा से इसको पास किया जाता है, और सेंटर अपना स्टैंड वही का वही रखता है कि ऑल इंडियन लैंग्वेजेस को हम प्रमोट करेंगे, ना कि सिर्फ हिंदी को। यहां पर याद रखो कि जो केरल और कर्नाटक हैं, ये दोनों ही मल्टीलिंगुअल स्टेट्स हैं। माइग्रेशन की वजह से यहां पर लैंग्वेज बॉर्डर्स वर्क हो गए हैं। इंडिया में जो लैंग्वेज आइडेंटिटी है ये स्टेट बाउंड्री को डिफाइन बिल्कुल भी नहीं करती। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं ये प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। आर्टिकल में ये सजेस्ट किया गया है कि जो राइवलरीज होती हैं
इसमें इंटर स्टेट काउंसिल फॉर लैंग्वेज डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि भाषाई आधार पर विवाद बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसको आप ऐसे समझ लेना कि बिल्कुल बेसिक से यदि हम इसको कवर करें कि इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है मलयालम लैंग्वेज बिल 2025 के बारे में, और ये जो मलयालम लैंग्वेज बिल है ये केरला असेंबली में पास किया था, और इस न्यूज का जो डायरेक्ट रिलेशन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सेंटर स्टेट रिलेशन और साथ में नेशनल इंटीग्रेशन से ये संबंधित है। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझो आप यहां पर कि जो मलयालम लैंग्वेज बिल 2025 है, इसका मतलब है कि मलयालम को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। कहां बोली जाती है बताना? केरला में, कि मलयालम को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए केरला की। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल वर्क्स हैं इन्होंने मलयालम का जो यूज है ये बढ़ाना चाहा है। कहां पर? केरला में। इस बिल का जो गोल है यह है लैंग्वेज प्रमोशन, लैंग्वेज इंपोजिशन नहीं है। यहां स्ट्रेस दीजिए आप इस बात पर कि भाई जो प्रमोशन और इंपोजिशन है ये अलग नहीं होते हैं, सॉरी ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। प्रमोशन करना अलग बात है और इंपोजिशन करना अलग बात है, दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो कुछ लीडर्स और खासकर जो कर्नाटका के लीडर्स हैं उनको ये लगता है कि भाई तमिल और कन्नड़ा ये जो जैसे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं इनके राइट इससे इफेक्ट हो जाएंगे। दैट इज वाई कर्नाटका और केरला में कंट्रोवर्सी चल रही है। अब इसी में ये बोला गया है कि ये जो कंसर्न है ये मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस है, यानी कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अभी ध्यान से आप सुनिए कि भाई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बिल जो है यानी कि ये जो मलयालम बिल है ये क्लियरली बोलता है कि तमिल एंड कन्नड़ा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जो स्टेट सेक्रेटेरिएट होंगे या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, लोकल स्टेट ऑफिसेस होंगे, अपनी लैंग्वेज में ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो रिप्लाई है ये सेम लैंग्वेज में दिया जाएगा। स्टूडेंट जो कि एक्चुअली मदर टंग जिनकी मलयालम नहीं है ये स्टेट स्कूल्स में अदर लैंग्वेज में एजुकेशन ले सकते हैं। यानी कि हम इस बिल में कहीं से लेकर कहीं तक ये तो बोल ही नहीं रहे हैं कि भाई आपके साथ लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा या फिर लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होगा। अदर स्टेट या फिर फॉरेन स्टूडेंट जो होंगे ये मलयालम एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर नहीं है। असल में ये थोड़ा सा इसका यदि आप देखोगे तो ये जो बिल है ये 2015 में तो पास हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर क्लियरेंस नहीं किया, 10 साल तक ये पेंडिंग रहा है। दैट इज वाई अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आ रहा है बीच में। तो याद रखना कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली क्या इंपॉर्टेंट है, तो मलयालम लैंग्वेज बिल 2025 ये चर्चा का विषय बना हुआ है और दैट इज वाई ये आपको पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आई? अब पढ़ना है क्या, इतना ही है। अभी जब ये पास हो जाएगा यानी कि इस पर जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसको देखना चालू कर देंगे। इंडिया मस्ट फोकस ऑन एआई एंड इट्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट। समझना कि ये जो पूरा पूरा टॉपिक है ये आपके साइंस एंड टेक के सिनेरियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बात, सिंपल सी बात है कि ये जो न्यूज है ना ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो सकती है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों हो सकती है? बिकॉज ऑफ यदि आप देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर उभरा है कि आप सोच नहीं सकते। ये इंडिया मस्ट फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट। बात समझो, इसको रिलीज किया है यानी कि ऑथर हैं इसके अमर पटनायक। देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि जो मशीन्स हैं जो कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस से सोचती हैं, है ना, इनकी इसके बारे में सोचें, सीखें और डिसीजन लें। जैसे चैट जीपीटी है, गूगल असिस्टेंस है ना, एआई इन हेल्थ केयर है, एआई इन एग्रीकल्चर भी आजकल आ गया है। ये सब कुछ है ना, हम इसका यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि क्या एआई सिर्फ हमको फायदा देता है या फिर इसका कोई एनवायरमेंटल कॉस्ट भी है, यानी कि एआई का इंपैक्ट एनवायरमेंट पर कैसे पड़ता है, इसको आप जरा समझो। जैसे आपने डेटा सेंटर्स यानी कि एआई सेंटर या फिर एआई को चलाने के लिए क्या चाहिए? डेटा सेंटर्स जहां पर डेटा रखा हुआ हो। बेसिकली एआई गूगल, विकिपीडिया इन सभी का डेटा यूज करता है। हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटरफॉल इसके यानी कूलिंग के लिए वाटर चाहिए है।
इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, इससे कार्बन इमिशन ज्यादा होता है, वाटर यूजेज ज्यादा होता है। ये सब मिलकर क्लाइमेट चेंज को बढ़ाते हैं। बात समझ रहे हो? यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ये चलता है और एआई का ज्यादा यूज हो रहा है तो ये सभी इंप्लीमेंट होते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना कि एक एग्जाम फ्रेंडली फैक्ट मैं आपको बताता हूं। एआई एल्गोरिदम से जो कार्बन फुटप्रिंट है शॉकिंगली ये बढ़ता है। ये किसकी रिपोर्ट है? ओईसीडी की ये रिपोर्ट कहती है ग्लोबल आईसीटी इंडस्ट्रीज जो हैं ये लगभग 1.8% से लेकर 3.9% तक ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन के लिए जिम्मेदार हैं। सिंगल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये ट्रेन करने से लगभग 3 लाख किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है। तो ऐसा समझ लो कि एआई ट्रेनिंग कई गाड़ियों की जो लाइफ टाइम पॉल्यूशन है इसके बराबर आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां पर देखो सॉल्यूशन के बारे में बात की गई है कि इन 2021 यूनेस्को रिलीज its recommendation on the ethics of artificial intelligence which emphasized recognizing the negative impact of AI on society environment. These non-binding recommendations were adopted by around 190 countries। यानी कि इसके कारण जो एनवायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने भी बताया था और कहा था कि भाई इसको कंट्रोल करने का, इसको ओवरकम करने की जरूरत है। यानी कि हम मॉडर्नाइजेशन अपनाएं, हम विकसित हों, बट इसका एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसके बारे में भी बताया है। देखो कितना इंपैक्ट पड़ रहा है आप इससे समझ लेना इस लाइन से कि estimated to the responsible for 1.8% to 2.9% of global greenhouse gas emissions. Other calculations have a figure as high as 2.1% से 3.9%। इसके बारे में ये सब बातें की गई हैं और ये था भाई आपका आज का द हिंदू का एनालिसिस। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं यह है चाणक्य आईएएस एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पर और एज वेल एज ऑनलाइन सेंटर पर यूपीएससी इंग्लिश मीडियम एंड यूपीएससी हिंदी मीडियम के लिए जो सेपरेट बैचेस हैं ये अवेलेबल हैं, एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए भी यहाँ पर सेपरेट बैचेस अवेलेबल हैं। हिंदी में हो आप इंग्लिश में हो, दोनों बैचों को आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है 8264199959। दैट इज कॉन्टैक्ट नंबर। यहां पर कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस कम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अपना रिस्पेक्टिव जो कमेंट है ये यहां पर ड्रॉप करके जरूर जाएं। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। आज की जो क्लास है ये नेटवर्क इशू के कारण डिले हुई थी, कल से सेम टाइम पर रहेगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।